प्रस्तुत है नाटक आषाढ़ का एक दिन। आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट सुनेंगे। अब तक के भाग में आपने सुना कि कवि कालिदास और मल्लिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कालिदास को उज्जैनी से बुलावा आता है, राजकवि का सम्मान प्राप्त होता है। मल्लिका के समझाने पर कालिदास उज्जैनी चला जाता है, जहां बाद में उसका प्रियंगु मंजरी के साथ विवाह हो जाता है और कालिदास को कश्मीर का शासक बना दिया जाता है। इधर प्रियंगु मंजरी मल्लिका से मिलने आती है, कालिदास भी उसके साथ आता है, परंतु कालिदास मल्लिका से मिलने नहीं आता। इस पर मल्लिका को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। अब आगे कुछ वर्ष और बीत जाते हैं। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ, एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाग छाल नहीं है। दीवारों पर से स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं। चूल्हे के पास केवल दो एक बर्तन हैं जिन पर स्याही चढ़ी है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। चारों ओर दृष्टि डालकर लंबी सांस लेता है, नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आकर कहता है, मल्लिका। मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। कौन है? मैं हूँ मातुल। देखो, वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर से आती है। उसके वस्त्र फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है और आंखों का भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है, वहाँ अब तल्ब के स्थान पर एक टूटा पालना रखा है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है। मल्लिका, आरे मातुल, आप इस वर्षा में? मातुल, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा जो हो, मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। ये आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब ये स्थिति है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है। ये जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वो मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। अब तो मैं घर के रहते भी बेघर हो रहा हूँ। ना बाहर रहते बनता है, ना अंदर। उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रसाद का स्मरण हो जाता है, जहाँ रहकर एक पांव तोड़ आया हूँ। मल्लिका, खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और बैठता हुआ कहता है, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति इस संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारी के पीछे चल रहा हूँ। और इससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता था, वे मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने? बताओ, मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा? मातुल ना देवी है, न देवता, न पंडित है, न राजा है, तो फिर कोई क्यों सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं, लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। और मैं बार बार अपने को छूकर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि ना कोई यहाँ मेरी वंदना करता है और ना ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल ये वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। मल्लिका, वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूँ? मातुल चूल्हे की ओर देखता है, फिर चारों ओर दृष्टि डालकर कहता है, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है। अंबिका के न रहने से घर की अवस्था ही नहीं रही। ये ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मल्लिका, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। मैले वस्त्रों के पास जाकर उनके नीचे से भोजपत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती है और उनकी धूल झाड़ने लगती है। मातुल, और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थपतियों से कहा था। मल्लिका, मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है, फिर उसे मातुल के आसन पर रख देती है। आग जला दूं? मातुल,
नहीं, वर्षा थम रही है, हल्की हल्की बूंदें हैं। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर धरासार बरसने लगा तो बस। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मल्लिका, मैं हर समय घर में रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मातुल, मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और ये भी संभव है कि जो हो वो ना हो। मल्लिका, परंतु समाचार क्या है? मातुल, समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया और अब पुनः उज्जैनी चले गए? मातुल, नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ, सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से भी विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वो सदा झूठ ही होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकालो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया है या नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। मल्लिका आसन से ग्रंथ उठाकर वक्ष से लगाकर कहती है, नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मातुल, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगा वो कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वो काशी गया हो तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी मैं झूठा हूँ। ये तो ठीक है। बैसाखी पटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठकर सोचती है, नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही थी कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। उठकर अंदर जाकर किवाड़ खोल देती है और पालने की ओर संकेत करती हुई सोचती है, इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पर अब मैं इसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वो दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियाँ हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेष उपार्जित किया है, और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं, केवल विशेषण हूँ। व्यवसायी कहते हैं, उज्जैनी में अपवाद है, तुम्हारा बहुत समय वारांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतुसंहार और मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता। नहीं छिपता, नहीं छिपता ही नहीं। 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। परंतु मैंने ये सब सह लिया, इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। और आज ये सुन रही हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे? वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु पुनः बिजली कौंती है।
मेघ गर्जन सुनाई देता है और ड्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास छत विछत सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में ही खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द से उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आ जाता है। मल्लिका जड़ सी उसे देखती रहती है। कालिदास, संभवतः पहचानती नहीं हो? मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूँ, और सच कहूँ तो वो व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ती हुई कहती है, आश्चर्य? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम भी वो नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मल्लिका, मुझे आश्चर्य नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं है। यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। मल्लिका, बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं हैं, पर मैं। कालिदास, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था। कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे मेरी थकान मिट गई है। मल्लिका, बहुत थक गए हो? कालिदास, थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोखे के पास जाकर कहता है, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो? यह घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों, यथास्थान। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया। मल्लिका, मैंने नहीं बदला। कालिदास, जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने नहीं सोचा था कि ये घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान है और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। मल्लिका, थके हो? बैठ जाओ। आँखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। मल्लिका, आर्य मातुल से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मात्रगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूँ। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वो यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। कुंभ, बाघ छाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आँखें। जाने के दिन तुम्हारी आँखों का जो रूप देखा था, वो आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी लौट कर आऊँ, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है, पर वो उसे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, वो चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में झल्लाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद रहता है, हर समय द्वार बंद। कालिदास, कौन था ये? मल्लिका, कहा है ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास, लगा जैसे इस स्वर को मैं पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह ये भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका, तुम थके हो और अस्वस्थ हो, बैठ कर बात करो।
कालिदास आसन पर बैठता हुआ कहता है, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और मैं हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर कैसा अनुभव करूँगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत स्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये नहीं जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूँ तो मैं सुखी रह सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियाँ देश भर में पहुँच गईं, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वो वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूँगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी आया ही नहीं, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि ये प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा, और मैं यह आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये सब कह सकूँगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूँगा। ये नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा में व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं समझता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर जो कुछ भी लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उसे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अच का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। और मल्लिका दोनों हाथों में मुँह छुपा लेती है। कालिदास ऐसा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर उसकी ओर देखकर कहता है, चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि। मल्लिका मुँह से हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सर हिलाकर कहती है, वो सूत्र कभी नहीं टूटा। उठकर वस्त्र में लिपटे पन्ने कोने से उठाकर लाती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलट कर देखता है और कहता है, मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई हैं। कालिदास, तुम्हारे पास मेरी रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या
मल्लिका, उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं। कालिदास, और उनके पास ये प्रतियां मिल जाती हैं। मल्लिका, मैंने कहकर मंगवाई थी। वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। कालिदास, और इनके लिए धन? मल्लिका, वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाए आसन पर बैठ जाता है और कहता है, जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वो सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है, परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। ये कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। मल्लिका, ये पन्ने मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें भेंट कर दूंगी। कहूँगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए हैं। कालिदास पन्ने पलटता हुआ कहता है, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं? स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं लगती। लगता है तुमने अपनी आँखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आँखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप, हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर के सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका? इन पर महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? परंतु इससे आगे भी तो जीवन शेष है, फिर अर्थ से आरंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चली जाती है। कालिदास हतप्रभ सा देखकर कहता है, मल्लिका। मल्लिका रुककर उसकी ओर देखती है। कालिदास, किसके रोने का शब्द है ये? मल्लिका, ये मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटाता है, फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। ड्योढ़ी में विलोम द्वार को कोसता खड़ा है, वस्त्र कीचड़ से लथपथ है। वो झूलता सा अंदर आता है। विलोम, भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मारने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि। कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा हो। न जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती है। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है। विलोम, स्वर भी परिचित है और शब्द भी। तो तुम हो तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझे से घृणा करते हैं? परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं? नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहाँ स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं, कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यहीं हुई है, परंतु सच मानो ये आकस्मिक बात नहीं है।
तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य न हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश में हरिण शावकों का कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं हैं। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, सहसा मल्लिका आगे बढ़कर कहती है, अरे विलोम। विलोम हंसता हुआ कहता है, तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? मल्लिका हाथों में मुंह छुपाए आसन पर जा बैठती है। विलोम कालिदास के पास जाकर कहता है, चलो देखोगे? कालिदास, यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता से बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम, क्योंकि तुम लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है। तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वो धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहता। उसने औरों को भी अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैं चला जाता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वो आगे जाने कभी आएगा या नहीं। अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुँह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास, सोच रहा हूँ कि वो आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका, और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास, और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार भी वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियाँ भी वैसी हैं। मल्लिका, और? कालिदास, और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास वहाँ से हटकर आसन के पास आ जाता है और ग्रंथ उठा लेता है। परंतु यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रहे थे कि तुम फिर अत से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास, मैंने कहा था मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। ये संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि? मल्लिका, क्योंकि? फिर अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वो झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता सा वहाँ रुकता रहता है, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ का गर्जन बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वच्छ से सटाए अंदर आती है और कालिदास को देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है। कालिदास उसी तरह झरोखे के पास से आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वहीं जड़ जाती है। फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और वही बच्ची को साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है।
ये था नाटक आषाढ़ का एक दिन, जिसमें मोहन राकेश जी ने कवि कालिदास और मल्लिका की अधूरी प्रेम कहानी को बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है।